हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर हिंदी देवसर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके पूरे 120 प्रश्न आपके हैं और इसमें से आपको देखना है कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपके थ्योरी की वीडियो अपलोड कर दिए हैं। टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है उसको भी अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपका मॉडल पेपर है उसको आप लोग सॉल्व करिए और देखिए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लास है आप लोगों के लिए यहाँ पर दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। चलिए बताइएगा कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर भामा। क्या हो जाएंगे, भामा इसका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया है रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। यहाँ पर टू का ऑप्शन जो बनेगा वो डी हो जाएगा। ये इनका आप कह सकते हैं कथन नहीं है। वहीं पर आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इनका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, किसने कहा है। चलिए बताइएगा कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो कहा है वो किसने कहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राहुल सक्रात्यान। क्या हो जाएगा, राहुल सक्रात्यान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। वहीं पर अगर पूछे रामचंद्र शुक्ल तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। वहीं पर अगर पूछे डॉक्टर राम कुमार वर्मा तो राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। आगे बढ़िए, अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। सब थ्योरी में आपको पढ़ा दिया गया है, नहीं देखा है तो थ्योरी जरूर देखिए। यहाँ पर कह रहा है कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपत विजय, लेकिन नाभादास ये आपके नहीं हैं, ठीक है। नाभादास ये नहीं आते हैं, ये आपके भक्ति काल में आते हैं, क्योंकि नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे, है ना। तो ये आपके सगुण काव्यधारा में भक्ति शाखा में आते हैं, राम भक्ति शाखा में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश है आपकी सराहपाद की है। किसकी है, तो आपकी सराहपाद की है। यहाँ पर स्वयंभू की एक रचना पूछी जाती है, वो रचना कौन सी है। तो स्वयंभू की रचना दोस्तों पौमचर्यु, है ना, पौमचर्यु बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। इसको तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि पूस की रात ये प्रसिद्ध कहानी है और इसके लेखक है आपके प्रेमचंद। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानियों में जैसे नमक का दरोगा, है ना, बड़े घर की बेटी, ये काफ़ी अच्छी कहानियाँ इनकी हैं। आगे बढ़िए, अगला पूछा गया है कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक इनमें से कौन है। तो महात्मा गांधी ये 1919 में दोस्तों ये जीवनी लिखी गई थी, इसके द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर है, रामचंद्र वर्मा के द्वारा यहाँ पर लिखा था दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जॉर्ज गैरसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो हिंदी अनुवाद किया है वो किसने किया है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। किसने किया है, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है। आगे बढ़िए, उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग हिंदी साहित्य की पीडीएफ वो भी इस प्रकार की अगर आपको प्राप्त करना है तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप है देव जी के ट्रिक्स, ठीक है ना। देव जी के ट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर मिल जाएगा, लिंक भी दी गई है। तो उससे वहाँ पर दोस्तों हिंदी साहित्य की बहुत ही बेहतर तरीके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ एग्जाम में अभी तक पूछा गया है उसको हमने हाईलाइट भी कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट आपकी यहाँ पर थ्योरी भी है, 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं। और पिछली बार जो पेपर हुआ था दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से आपके फंसे थे। तो दोस्तों आप लोग इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लीजिए। कुछ फ्री वीडियो भी हैं, कुछ फ्री पीडीएफ भी है हमारे ऐप में, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए कितने बेहतर तरीके से, और मात्र 50 रुपये की पीडीएफ है और इतनी बड़ी पीडीएफ आपकी है, तो इतने से आप लोगों की हिंदी शायद काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। तो ये आपकी ईस्वी में होगा, याद रखिएगा। 9 को ऑप्शन बनेगा ये नंबर है। 1893 से लेके 1918 ईस्वी तक का जो समय है ये आपका क्या है, द्वितीय उत्थान है। और इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावादी के प्रवर्तक कौन है। स्वच्छंदतावादी के प्रवर्तक इनमें से पूछा गया है। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा श्रीधर पाठक। क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक हो जाएगा। और इन्होंने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य जो कि कश्मीर सुषमा की रचना
जो कि 1904 में की गई थी। याद रखिएगा कि इनका ब्रज भाषा में मौलिक काव्य है कश्मीर सुषमा, उसकी रचना 1904 में की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 12 नंबर में वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह आपके नहीं है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखा है? किसकी जीवनी है और किसने लिखा है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय ने लिखा है। दोस्तों आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर याद रखिए केशवदास, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बी नंबर। अगला है कि नैन अंचाई कहूँ मुस्काई, लला फिरइहो खेलन होरी, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं किसकी? तो आपका जवाब हो जाएगा पद्माकर की हैं। किसकी हैं? तो आपकी पद्माकर की हैं। याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिखरे पन्ने किसकी कृति है? बिखरे पन्ने किसकी कृति है? बिखरे पन्ने किसकी कृति है? यहाँ पर देखिए आंसर बी हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन बी हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कवि देव का आपने नाम सुना होगा, है ना? यहाँ पर आंसर बनेगा कवि देव। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। तो भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है यहाँ पर 18 नंबर में, तो आप कहेंगे शिवराज भूषण। क्या कहेंगे? 18 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर की भूषण की प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण। और रीत काल का कवि होने के कारण इन्हें भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया है। याद रखिएगा कि रीत काल का कवि होने के कारण भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया है। याद रखिएगा, आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पर जो आंसर है 19 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा पद्माभरण। याद रखिए पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माभरण है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? 20 नंबर में देखिए यहाँ पर है नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, यहाँ पर दिया है कि आपसे 10 द्वार से सोपान तक, ये भी है। समय है सहचर, याद रखिए समय है सहचर, ये रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। किसकी है? रामदरस मिश्र की ये आत्मकथा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? चलिए यहाँ पर बताइएगा बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? 21 का ऑप्शन बनेगा डी। याद रखिए 1907, इसका आंसर बनेगा डी नंबर 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद, जो कि ऑप्शन है 22 नंबर में, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, मुल्ला दाऊद हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर देखा जाए तो मुल्ला दाऊद की कृति भी है ना, चंद्रायन, है ना, जो कि हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा पूछा गया है। आंसर आपका हो जाएगा अवधी। क्या हो जाएगा? अवधी, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। मतलब अधिकांश जो सूफी कवि हैं इन्होंने अपने प्रेमाख्यान रचनाओं में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है दोस्तों। ठीक है ना? जैसे मलिक मोहम्मद जैसी ने भाषा अवधी को लोक प्रचलित बनाया, मुहर्रों में भी इसका प्रयोग किया था। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से एक राम भक्ति कवि है। राम भक्त यहाँ पर देखिए 24 नंबर में, तो ये हैं आपके नाभादास। अभी मिला था, आपको पढ़ाया भी था। नाभादास जो आपके हैं कैसे हैं? राम भक्त हैं, और बताया था कि तुलसीदास के समकालीन हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन हुआ है? तो अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन हुआ है? तो इसमें जो वर्णन किया गया है आपका पुस्तक में राम की दिनचर्या है। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, राम की दिनचर्या का वर्णन हुआ है। और इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो राम भक्त कवि नाभादास हैं। कौन है? तो आपके नाभादास। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी है? यहाँ पर 26 की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्ण गीतावली। क्या बन जाएगा? कृष्ण गीतावली, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, कृष्ण गीतावली। यहाँ पर अगला देखिए राम सतसई आपसे दिया गया है, राम सतसई, ये रामानंदी की रचना है ना। यहाँ पर है राम ध्यान मंजरी, है ना, राम ध्यान मंजरी। तो भाई राम ध्यान मंजरी किसकी रचना है? तो ये आपके स्वामी अग्रदास की है। वहीं पर आपका देखिए श्री रामाचार्यन पद्धति,
है ना, और आपके राम सतसई ये आपके रामानंद की है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं, तो आपके रामानंद की हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कबहू जोग वियोग ना जाके देखा प्रगट विरोह दुखता के, इन पंक्तियों में कहाँ से उद्धृत किया गया है, मतलब ये पंक्तियां हैं कहाँ से ली गई हैं और इनके रचनाकार में से कौन है। ये पंक्तियां जो आपकी आई हैं वो आपके रामचरितमानस से ली गई हैं और आपके तुलसीदास के द्वारा ये की हैं। यहाँ पर अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है। देखिए आपको कुछ आए या ना आए हिंदी साहित्य में, लेकिन आपको अष्टछाप के जो कवि हैं उनको जरूर आना चाहिए। हमने बताया था अष्टछाप कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनमें से कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। 4 जो शिष्य थे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, कौन, तो गोविंद स्वामी, छिद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए जो आपके हरिव्यास देव हैं ये आपके शामिल नहीं हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। पद्मावत जो कि 1540 में यह आपके प्रसिद्ध मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ना, और पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। यहाँ पर जो 29 का ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, परम सत्ता की प्रतीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला छिद स्वामी किस धारा के कवि हैं, तो छिद स्वामी ये विठलनाथ के शिष्य थे, और विठलनाथ के शिष्य हैं तो आप कहेंगे छिद स्वामी कृष्ण भक्ति से संबंधित रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, कृष्ण भक्ति, मतलब आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका अष्टछाप धारा से कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं। अगला आपसे दिया गया है कि लहरों के राजा हंस किसका नाटक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आपने 9वीं हाई स्कूल में पढ़ा है। तो ये आपके मोहन राकेश है ना, क्या हो जाएगा, लहरों के राजा हंस ये नाटक है और इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के नाटकों में जैसे आषाढ़ का दिन हो गया, आधे अधूरे, इनकी काफ़ी अच्छे आपके नाटक हैं। अगला है रसज्ञ रंजन की सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन की सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। यहाँ पर अगर 32 की बात की जाए तो आंसर आपका हो जाएगा डी, आचार्य महावीर सा द्विवेदी, ऑप्शन डी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। यहाँ पर 33 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, जॉर्ज गियर्सन ने। 33 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग की संज्ञा से अंकित किया है। तो इसका आंसर जवाब का है बी नंबर, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय से नहीं है। यहाँ पर 34 नंबर में 34 को ऑप्शन देखिए, यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, लेकिन जो दिया गया है तत्सुथी संप्रदाय। यहाँ पर जो आंसर आपका 34 नंबर है वो आपका बनेगा कौन सा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। सॉरी माफ करिए, चंडी चरित्र किसके विशिष्ट साहित्यिक रचना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह की है। किसकी है, तो आपकी गुरु गोविंद सिंह का आंसर राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद की अगर बात करें तो ये सिखों के 10वें थे और अंतिम गुरु आपके थे, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है, तो बताइएगा। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, ये कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है। यहाँ पर 36 नंबर की अगर बात करें तो आंसर सी हो जाएगा पुनर्जागरण काल। क्या कहेंगे, मतलब कह सकते हैं कि नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला भारतीय युग की केंद्रीय विधा बताइए। भारतीय युग की केंद्रीय विधा यहाँ पर 37 नंबर में। तो देखिए भारतीय युग में हिंदी में अनेक नवीन विधाएं जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी, निबंध आए हैं, इनका प्रवर्तक हुआ है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोस्तों 37 नंबर का सी नाटक, इसका जो आंसर आपका है वो सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 38 नंबर की अगर बात करें तो आंसर आपका इनमें से क्या हो जाएगा, 38 का ऑप्शन से हो जाएगा राम कुमार वर्मा। क्या हो जाएगा, राम कुमार वर्मा इसका आंसर राइट हो जाएगा। जैसे पृथ्वीराज की आंखें हो गई, रेशमी टाई हो गया, चारुमित्रा हो गया, ये राम कुमार वर्मा की एकांकी नाटक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार इनमें से कौन है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार पूछा गया है। आपका जो जवाब बनेगा इसमें से जवाब हो जाएगा करुणालय। क्या हो जाएगा, करुणालय दोस्तों। और इनके रचनाकार कौन है, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। पहला इसका आंसर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप कैसा है। तो इनका नाट्य रूप जो आपका है कैसा है, तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये गीत नाट्य है। कैसा है, ये गीत नाट्य है। हिंदी का देखा जाए करुणालय जो है ये हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है दोस्तों, याद रखिए, और यह 1 अंक में लिखा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक इनमें से कौन है। मुद्रा राक्षस, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात मुद्रा राक्षस है किसकी, तो आप कहेंगे विशाखा दत्त के द्वारा लिखित आपका यह नाटक है। और यह नाटक 7 अंकों में लिखा गया है। ठीक है, 7 अंकों में लिखा गया है और वीर रस की इसमें प्रधानता है।
इसमें पात्रों में दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि नाटक का नायक है कौन, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, चाणक्य। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। और यहाँ पर अगला से दिया गया है कि भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित किया गया है, तो भारत दुर्दशा आपके 6 अंकों में है। कितने अंकों में है, तो आपके 6 अंकों में विभाजित किया गया है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा मोहन राकेश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, इजी क्वेश्चन है। तो ये है आपकी महादेव वर्मा। कौन है, महादेव वर्मा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों महादेव वर्मा की अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का एक भाव केंद्र रहा है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता, पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता पूछा गया है। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका आंसर आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा। और यह जो कविता है निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल से संकलित है। किससे है, परिमल से। अगला क्वेश्चन है छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है, छायावाद की पहली रचना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 46 नंबर में डी हो जाएगा झरना। ठीक है, याद रखिए जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों देखिए झरना की छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, क्या, झरना, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये है आपके पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगला कामायनी का मूल दर्शन क्या है, तो देखिए 48 नंबर में कामायनी में क्या है, प्रतिज्ञा, ये जो दिया है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। बताया जैसे कि हिंदी भाषा का महाकाव्य है ना कामायनी, यहाँ पर आपका आंसर आपका बी हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा दर्शन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है, चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है। 49 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर कामायनी हो जाएगा। अगला इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है, छायावाद का कवि नहीं है। यहाँ पर छायावाद देखिए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त है क्या। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 50 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त देखिए ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार इनमें से कौन बनेंगे। चलिए 51 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी। याद रखिए गजानन माधव मुक्तिबोध ये अंधेरे में कविता के रचनाकार हैं, और यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो इस कविता का जो संकलन है वो चांद का मुंह टेढ़ा में किया गया है, इसका आंसर है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन बताएगा कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर हो जाएगा नंबर वीरेंद्र मिश्र हैं। कौन है, वीरेंद्र मिश्र, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में वर्ष 1950 के आसपास नवगीत काव्य की रचनाओं को, अपने गीतों को नवगीत किया गया, नया गीत या प्रतीक है ना, इनमें अभी किया गया। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है, बहुत बार पढ़ाया गया है, याद रखिएगा आप, मुक्तिबोध की है। किसकी है, तो आपके गजानन माधव मुक्तिबोध, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, इसके रचनाकार पूछा गया 54 नंबर में। 54 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय, ए नंबर। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं। यहाँ पर देखिए सप्तक भी आपको याद होना चाहिए, आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं जो तार सप्तक है उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा दूसरा तार सप्तक। ठीक है, आंसर आपका भी हो जाएगा दूसरा तार सप्तक, जो कि प्रकाशन हुआ था 1951 में, है ना। और भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। याद रखिए भवानी प्रसाद मिश्र को एक शब्द कहा गया है इनके लिए, क्या कहा गया है, तो सहजता का कवि कहा गया है, सहजता का कवि कहा गया है। इनकी और रचनाएं हैं जैसे आपका होता है सतपुड़ा के जंगल, है ना, टूटने का सुख, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, इजी क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है, सबसे पुरानी कहानी कौन सी है। देखिए आपका हो जाएगा रानी केतकी की कहानी, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित है आपका कहानी है और सबसे पुरानी कहानी आपकी है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है।
नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? यहाँ पर अगर पूछे आंसर इसका तो आप क्या जवाब देंगे? आंसर हो जाएगा बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। आंसर मतलब हो जाएगा यहाँ पर नंबर है कि नई कहानी की जो विशेष उपलब्धि है किस क्षेत्र में, तो जो बदलता हुआ समाज है, पारिवारिक रिश्ते, इनके चित्रण के बारे में। अगला है पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र इनमें से कौन है? पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र 59 की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर से हो जाएगा हल्कू था दोस्तों। क्या था? याद रखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो कहानी है, तो इसके मुख्य पात्रों में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्कू जो आपकी पूस की रात, इसमें हल्कू, मुन्नी, जबरा, जबरा नाम था कुत्ता का, है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर एक शब्द और होता है जैसे कफन कहानी, है ना, कफन में माधव और घीसू, ये शब्द आपने सुना होगा। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, जो माधव है ना, ये माधव मिलेगा आपको कफन कहानी में, ठीक है। और घीसू और बुधिया ये मिलते हैं आपके माधव मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलगू किस में है? तो अलगू मिलते हैं आपके पंच परमेश्वर कहानी में, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, है ना। क्लियर है ना? आगे बताइएगा। कह रहे हैं निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह। यहाँ पर जो आपका 60 नंबर है, 60 का ऑप्शन हो जाएगा आपका परिंदे, है ना, क्या हो जाएगा? परिंदे, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो देखिए यहाँ पर है बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, अमान दास का पोथा, लेकिन वयम रक्षामः ये चतुर्सेन शास्त्री का है। किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? द्विवेदी युग का कवि इनमें से कौन है? द्विवेदी युग का कवि की अगर बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, राम राधाकृष्ण दास, जसवंत सिंह, लेकिन गया प्रसाद शुक्ल जो सा नहीं है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा 62 नंबर में, वो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर डी बनेगा, ठीक है। स्नेही द्विवेदी युग के हैं, और जसवंत सिंह आपके रीत काल के हैं, है ना, और राधा कृष्ण दास भारतीय युग से हैं, ठीक है। गया प्रसाद स्नेही ये द्विवेदी युग से, तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला है खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए प्री प्रवासी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम काव्य, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। चलिए 64 नंबर में, 64 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राही मासूम रजा। क्या हो जाएगा? राही मासूम रजा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इनके और उपन्यास हैं जैसे टोपी शुक्ला, ठीक है, हिम्मत जौनपुरी, ये शब्द आपके हैं। अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? यहाँ पर देखिए गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये उपन्यास है दोस्तों, और वो गोदान उपन्यास की नायिका थी धनिया, ठीक है। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा धनिया, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। गोदान में दोस्तों याद रखिएगा 2-3 पॉइंट और पूछे जाते हैं, जैसे और भी इनके पात्र जैसे होरी, है ना, यहाँ पर राम साहिब, गोबर, मालती, ठीक है, ये आपके इन्हीं के हैं। अगला आपसे दिया गया है कह आपसे भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर तमस। दोस्तों ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है तमस, और यहाँ पर देखा जाए भारत के विभाजन की पीड़ा को इसमें व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल का प्रकाशन। यहाँ पर मैला आंचल जो कि फणीश्वरनाथ रेड्डी द्वारा लिखा गया एक ये उपन्यास है ना, और इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इसमें पुड़िया जिले के गौरीगंज गांव की कथा है। इसमें क्या है? पुड़िया जिले के एक मेरी गांव है, वहाँ मेरी गांव की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। अगला निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है? उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित इनमें से नहीं है, माफ करिए नहीं शब्द दिया है, और एग्जाम में कभी गलतियाँ ऐसे भी हो जाती हैं। देखिए उपेंद्र नाथ अश्क ये है सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, लेकिन शतरंज के मोहरे, ये उपेंद्र नाथ अश्क के नहीं है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर नंबर तो है किसका? ये है आपका अमृतलाल नागर द्वारा ये रचित उपन्यास है। किसके द्वारा? अमृतलाल नागर का है। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो ये है वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है वृंदावन लाल वर्मा। हमने आपको ट्रिक बताया था मृग कहाँ मिलेंगे, तो आपके 1 में मिलेंगे। आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास, यहाँ पर जवाब हो जाएगा गोदान, है ना। गोदान को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि गोदान से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। गोदान जो कि प्रेमचंद का एक प्रकार से अंतिम भी उपन्यास है इनका, ठीक है। गोदान जो है प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। कब? तो आपके 1936 में ये लिखा गया था। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम उपन्यास, यहाँ पर देखिए बाणक्रस भट्ट जो कि कादम्बरी है। यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? यहाँ पर मौलिक उपन्यास पूछा गया है, तो आंसर आपका बनेगा ए नंबर परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा?
परीक्षा गुरु दोस्तों यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। इसकी रचना श्रीनिवास ने किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए ग्रामर से क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया है कि यहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी। अगला मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें वर्णों की गिनती होती है। और मन हरण कवित्व छंद में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 31, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया नील सरोरु श्याम तरुण वरुण वारिज नयन, पंक्ति में कौन सा छंद है। यहाँ पर 75 नंबर की अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो शुरुआत होती है तरुण वरुण वारिज से, लेकिन दोस्तों ये उल्टा है, अर्थात ये सोरठा का है। ये क्या है? आपके सोरठा का है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो 11-13 है ना, ये पंक्ति के हिसाब से सोरठा आपका आएगा। अगला दिया गया हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो मानी गई है वो आपकी मानी गई है सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे मानी गई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। इजी क्वेश्चन है कि लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपको बनेगा 77 में ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर, वर्णमाला होता है, क्योंकि क्रमबद्ध बोले तो वर्णमाला हो जाएगा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो मथुरा है ना। अगला है कि प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। तो देखिए प्रति शब्द जो आपका है ये आपका संस्कृत भाषा से आया है। किससे आया है? संस्कृत भाषा से। अगला है बुंदेली का क्षेत्र इनमें से कौन सा है। तो जब बुंदेली की बात करता है तो दोस्तों आपको झांसी पहुंचना है, झांसी, जालौन, दतिया, यहाँ पर बी नंबर। कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। और अंतःस्थ व्यंजन में क्या होते हैं? या, रा, ला, वा, 4 होते हैं। तो इनमें से या, रा, ला देखिए ऑप्शन मिल गया ना, कौन सा? ए नंबर हो जाएगा। और अंतःस्थ उन्हें कहते हैं कि ये ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे पेट से डायरेक्ट निकल रहे हैं, लेकिन जब बोला करते हैं तो ये निकलते तो मुँह से हैं, लेकिन जैसे बोलेंगे ला तो ऐसा लगेगा कि अंदर को फिर से भग गया, इसलिए इनको अंदर की ओर जाने का प्रयास मतलब बोलते हैं, इसलिए अंतःस्थ कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ से भी हो और आपके तालु से हो। कंठ में होता है का वर्ग, तालु में होता है चा वर्ग। का में होता है छोटा और चा में होता है छोटी, अर्थात इन्हीं के सहयोग से बनता है क्या? यहाँ पर एक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आंसर आपको हो गया डी नंबर, ये है कंठ तालव्य। अगला है स्वर संधि कितने प्रकार की। तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कितना इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पर एक ट्रिक भी बताया था है ना। यहाँ पर दिगु अयादि है ना, दिगु अयादि, और अयादि को कह दीजिए वयादि। क्या बोल दिया? वयादि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ठीक है, यण संधि और आपकी पूरी अयादि संधि। तो ये एक प्रकार से रटने के हिसाब से है कि आप क्रम से याद कर सकते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या बनेगा? यह स्थायी भाव है ना। क्या होता है? स्थायी भाव होता है। अगला है रौद्र रस का स्थायी भाव। तो रौद्र क्या होता है? रौद्र का होता है क्रोध होता है। अगला है हास्य रस का स्थायी भाव। ग्रामर पोर्शन में तो आप बिल्कुल हीरो होंगे है ना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? 86 नंबर में। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, हास होता है। फिर भी अगर ऐसे टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन है ना। आप लोगों को अगर इन टॉपिक पे भी समस्या आ रही है तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, इनका ट्रिक भी बता देंगे। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो रस छंद हो, चाहे कोई भी हो है ना, यहाँ पर हर एक की ट्रिक आपको मिलेगी। छोटी सी ट्रिक आपको अपलोड कर देंगे वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। शब्द अलंकार दोस्तों यहाँ पर देखो श्लेष है, विप्सा है, उपमा है और वक्रोक्त है। यहाँ पर 87 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति, लेकिन उपमा आपका नहीं है दोस्तों है ना। यहाँ पर उपमा नहीं है, तो 87 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये अर्थ अलंकार का भेद है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है दोस्तों इसे बोलते हैं कि अर्थांतरन्यास। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या करना है? यहाँ पर वर्णों की गिनती करिए। कौन से कि वर्ण कहीं कॉमन तो नहीं मिल रहे हैं, और कॉमन मिल रहा है रा, और जब वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। यथोचित का संधिविच्छेद क्या बनेगा? यथा धन उचित है ना, यथा धन उचित हो जाएगा। मतलब 90 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर कौन सी है? तो आप यहाँ पर कहेंगे गुण संधि है, क्योंकि ट्रिक में आपको यहाँ पर बताना है कि जो ओ की मात्रा होता है वो आपकी गुण संधि में होती है। ट्रिक भी आपकी संधि की बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, वो भी अपलोड कर देंगे। विद्यार्थी का सही संधिविच्छेद बताइए। विद्यार्थी, विद्याधनार्थी और विद्याधनार्थी, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें क्या है? बड़ा की मात्रा है, और बड़ा की मात्रा अगर आता है तो आप कहेंगे दीर्घ, दीर्घ संधि हो गई। अगला दिया गया नाविक का कौन सा संधि है? जब सिंपल सा 3 अक्षरों का वर्ण हो, 3 अक्षर, जैसे नाविक है, पवन है ना, पावन है, तो दोस्तों वहाँ पर हमेशा अयादि संधि होती है। अयादि संधि में होता है क्या? ए, आए है ना, ओ के बाद कोई भी आपका विभिन्न स्वर आता है तो समझिए वो क्या है? अयादि संधि है। तो यहाँ पर देखिए कोई मात्रा मिल रही है 92 में, मिल रही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी 9 दिन 21 का आंसर हो जाएगा। औ की मात्रा के साथ छोटी ये है, तो ये बन गया है वी, नौविक। ठीक है, अगला है भला मानस में समास कौन सा है? भला मानस,
भला मानस में हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, क्योंकि इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो भला मानुस है जो, जिस भी समास में है जो शब्द मिल जाए, समझिएगा। जैसे हमने बताया, क्या बताया अभी हमने आपसे कहा कि इसे तोड़ने पर, भला मानुस को तोड़ने पर बन रहा है भला मानुस है जो, तो है जो आ गया। यह शब्द मिलेगा के समान, है ना, के समान होगा, या तो रूपी होगा, है ना, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, या महाशब्द मिल जाए। ये 4 वर्णों को दोस्तों याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपको बस ये कर्मधारय समास रट गया। अगला है, ये जो सामसिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, जब तीसरा पद प्रधान बनने लगे दोस्तों, वो बहुब्रीहि समास होता है। जो भी आपके कह सकते हैं भगवान वगैरह होते हैं, है ना, इनमें हमेशा बहुब्रीहि समास ही होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? शर्मिंदा होना नहीं है यहाँ पर देखिए, तो आपका देखिए पानी पानी होना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, टका सा मुँह लेकर रहना, मुँह में पानी आना। तो दोस्तों मुँह में पानी आना शर्मिंदा होना है क्या? नहीं है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आधा तीतर आधा बटेर, तो आधा तीतर और आधा बटेर बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, क्या बनेगा? यही आंसर आपका हो जाएगा, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है, आंसू पीकर रह जाना, मतलब होता है यहाँ पर आप कहेंगे आंसर डी, चुपचाप दुख को सहन कर लेना, डी नंबर। तौलिया किस भाषा का है? दोस्तों तौलिया, है ना, ये जो तौलिया है ये आया है आपकी पुर्तगाली से। कहाँ से आया है? तो आपकी पुर्तगाली भाषा से लिया गया शब्द आपका है। तो तौलिया है दोस्तों, तो कमीज भी हो जाएगा, है कि नहीं? तौलिया है तो कमीज भी हो जाएगा, कमीज जानते हैं ना, तौलिया कमीज, पिस्तौल, तंबाकू, अलमारी, आलपीन, गोदाम, ये सब यहीं से हैं। अगला है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 99 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, अदरक का अर्धक होता है, अनाड़ी का अनार्य हो जाएगा, अम्य का अमृत हो जाएगा, अपना का आत्म दिया है, अपना का दिया है आत्म। दोस्तों गड़बड़ी आपकी यहीं से है, अपना का जो आत्म दिया है सही नहीं है, आत्मना होता है। क्या होता है? आत्मनः अगर हो जाता है ऐसे तो आपका हो जाता आत्मनः, तब सही होता है, डी नंबर गलत है। दवा किस भाषा का शब्द है? दवा किस भाषा का है? तो ये फारसी भाषा से है। कहाँ से है? फारसी भाषा से है। जैसे चादर, गुलाब, सितार, सरदार, आमदनी, ये फारसी भाषा से हैं। अगला है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, यहाँ पर कौन सा परसर्ग है दोस्तों? तो उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो यहाँ पर आप कहेंगे अधिकरण उस जगह में, है ना, ऐसे कह सकते हैं, अधिकरण में मैं पर, है ना, उस जगह पर, है कि नहीं? तो उस जगह पर कह सकते हैं, यहाँ पर क्या है? साइलेंट है, ऑप्शन बी बनेगा। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो, अब यहाँ पर हो शब्द आ गया है, और जब हो शब्द हो गया दोस्तों तो यहाँ पर क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, संदिग्ध भूत है या संभाव्य भूत है, क्या बनेगा? देखा गया हो, देखा गया हो, इसका मतलब पीछे की बात हो रही है ना, मतलब कह सकते हैं भूत की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहना गया हो, खाया गया हो, है ना, तो ये संभव्य में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या? संभव्य भूतकाल। अगला है, से अलगाव, और जब अलग की बात होता है तो आप कहेंगे अपादान, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, घाघरा, वृष्टि, रात्रि, ये सब स्त्रीलिंग है, लेकिन नृप मतलब राजा, राजा कैसा है ना, तो आंसर बनेगा डी नंबर है। अगला है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, पुदीना कैसा है, भ्रमर कैसा है, चूल्हा कैसा है, काया कैसी है। देखिए आंसर आपका हो गया डी नंबर। काया जब पलटती है ऐसे बोलते हैं ना, तो कैसी से आंसर आएगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य रेखांकित शब्दों का वचन बताइए। यहाँ पर वचन बदल रहा है, घर का वचन और लोग। तो दोस्तों यहाँ पर घर का अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे घरों, और लोग का कहेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोगों कह देंगे, है ना, मतलब आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? घर और घरों और लोगों, तो घरों और लोगों, यहाँ पर आंसर देखिए डी नंबर है, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा और, है ना, अच्छा शब्द विकल्प है, कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसे कहा जाता है क्या? इसे कहते हैं अनिवार्य। क्या कहते हैं? अनिवार्य। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग, इसको तो हमने बहुत बार पढ़ाया है ना, यहाँ पर हमेशा क्या होता है? सम उपसर्ग निकलता है, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर। जैसे सम धन गम संगम, सम धनवाद संवाद, सम धन तो संतोष, सम धनकार संस्कार, सम धन युक्त संयुक्त। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी, अवनि का विलोम। अब अवनि का विलोम पूछा है तो दोस्तों अवन मतलब होता है धरती, है ना, तो इसका विलोम हो जाएगा अंबर, मतलब आकाश। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर अंबर हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, दिए गए विकल्पों से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम क्या है? ऊर्ध्व का सही विलोम, और ऊर्ध्व का सही विलोम हो जाएगा अधः, है ना, क्या हो जाएगा? अधः हो जाएगा। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर की ओर,
तो इसका विपरीत हो जाएगा अधा, अधा मतलब होता है नीचे की ओर। अगला है बारंबारता शब्द का समानार्थी, सॉरी बारंबारता नहीं है, बर्बरता है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो आपका समानार्थी होगा, समानार्थी यहाँ पर हो जाएगा आपका नृशंसता, क्या बनेगा, नृशंसता बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ भेद आपको छांटना है। कांत का दिया है कांति, यहाँ पर कांत का दिया है दोस्तों, क्या दिया है, कांति दिया गया है। बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर, यहाँ पर आपका जो आंसर है दोस्तों, कांति मतलब होता है चमक और क्रांति मतलब होता है परिवर्तन। यहाँ पर आंसर आपका भी बनेगा। शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, क्या जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार कह दीजिए, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है भवान गच्छति का हिंदी में अनुवाद क्या होता है। यहाँ पर होता है भवान गच्छति मतलब होता है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा आप जाते हैं, आंसर बी। अगला है फल गिरता है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होता है। तो फल गिरता है मतलब फलम पतति, है ना, फलम पतति। यहाँ पर अगला दिया गया है रघुवंशम किसकी कृति है। तो रघुवंशम यह है किसकी, बिल्कुल इजी है, आपके कालिदास की है। अनुचिता शब्द में समास बताइएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका है 17 नंबर में, इसमें क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अगर समझेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि हिंदी संस्कृत में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। और अनुचिता दिया गया है तो इसमें एक शब्द मिल रहा है क्या, निषेध, अनुचित। अन शब्द मिल रहा है, और अन जो होता है दोस्तों न तत्पुरुष में होता है। याद रखिएगा, जब जिसमें निषेध अर्थ आता है वहाँ पर न तत्पुरुष समास होता है, ये तत्पुरुष समास में आपको पढ़ाया गया है। लघुरिमा शब्द में संधि क्या है, तो जैसे लघुरी में होता है उसमें विसर्ग लगा दिया गया है, बेको बनाया गया आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, है ना, लघु धन उर्मी, लघुर्मी, बस विसर्ग लगा दीजिए, आंसर हो गया। अगला दिया गया है आख्यातोपयोगे सूत्र विभक्ति विधायक है। यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर जो आपका है ये राइट हो जाएगा सी, ये आपका पंचमी है। मतलब कह सकते हैं जिसमें निरंतर विद्या ग्रहण की जाए उसकी अपादान संज्ञा अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाती है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइएगा। क्या कह रहा है, क्री धातु का, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप होना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 120 नंबर में बी, ये हो जाएगा क्रीडिन है। क्या हो जाएगा, क्रीडी है, यहाँ पर आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है संप्रदान कारक में विभक्ति। संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है, एक सूत्र होता है चतुर्थी संप्रदाने, है ना। यहाँ पर संप्रदान कारक मतलब जो ऑप्शन है वहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित कौन सा युग्म अशुद्ध दिया गया है, कौन सा युग्म अशुद्ध लिया गया है, यहाँ पर बताइएगा 122 नंबर में। चलिए 122 नंबर का यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म अशुद्ध दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पर 122 नंबर की अगर बात करें, देखिए अध्या, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा युग्म अशुद्ध दिया गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि दिया गया है, ये तो सही है। उत्तर रामचरित, है ना, ये आपकी भवभूति। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद है। यहाँ पर दिया है शिशुपाल वधम, ये दिया है भारवी। यहाँ पर जो आपका आंसर दोस्तों 122 नंबर में वो आपका गलती है कौन सा, यहाँ पर आपका डी गलती है, क्योंकि शिशुपाल वधम के रचनाकार महाकवि माघ हैं। कौन है, महाकवि माघ। अगला है हितम मनोहरी चा दुर्लभम वचा किस कवि ने कहा है। यहाँ पर देखिए ये जो शब्द कहा है 123 नंबर में, ये कहा है आपके किसने, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, भारवी ने कहा है। किसने कहा है, तो आपके महाकाव्य में दोस्तों याद रखिए कि जो किरातार्जुनीय महाकाव्य है उसमें भारवी ने ये उल्लेख किया है। अगला है वह क्या है, कत किस नाम से प्रसिद्ध है, कत किस नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आंसर बनेगा बी, निष्ठा हो जाएगा, बी नंबर निष्ठा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है कि सहारी में कौन सा समास है। सहारी, सहृदय मतलब सदृश से अर्थ में हरे सा जो होता है साद्रय विग्रह होकर बनेगा, सहारी बनेगा। मतलब यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, इसका जो आंसर बनेगा आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सहारी मतलब बोल सकते हैं साद्रयम, तो सा शब्द एक प्रकार से उपसर्ग आएगा, उपसर्ग आएगा सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्ययी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 125 क्वेश्चन आपके सोल्व किए गए। यहाँ पर पीडीएफ के लिए हमने आपको बताया है कि पीडीएफ आपको लेना है तो यहाँ पर हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, देव जी के ट्रिक ऐप। ऐसी पीडीएफ सबसे कम दाम में पीडीएफ, और दोस्तों जितना हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से पीडीएफ आपकी बनाई गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से पीडीएफ है। और देखिए जो भी पूछा गया उसको हाईलाइट भी कर दिया है पिछली बार एग्जाम में, और लगभग सब कुछ आपका यही फंस गया था। तो आप लोग हमारी इस पीडीएफ को मात्र 50 रुपये में, दोस्तों कीमत हमने कम रखा है ताकि आप लोग सभी लोग ले लें, ठीक है ना। महंगी पीडीएफ होता है तो एक बार आप सोचते हैं, लेकिन 50 रुपये दोस्तों एक चॉकलेट के बराबर है। तो इस पीडीएफ आपको लोग परचेज कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आराम से पढ़ भी लीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं दोस्तों
तो हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास से रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि हम यहाँ पर क्लास का टाइम निर्धारित कर दें और आप लोगों के लिए लाइव क्लास यहाँ पर स्टार्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।